वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले टॉप 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए सभी में 6 सेमेस्टर में संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है को करिकुलर कोर्स जो होता है आपका। हर एक सेमेस्टर में एक को करिकुलर कोर्स यानी अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है। उसी के अंतर्गत छठवें सेमेस्टर में आपको संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास देखना है। तो आइए इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैं समझने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संदेश ग्रहणकर्ता कौन होते हैं, बताएं। जो संदेश ग्रहण करते हैं वो कौन होते हैं? संदेश ग्रहणकर्ता श्रोता होते हैं या छात्र होते हैं, दर्शक गण होते हैं? तो संदेश ग्रहणकर्ता जो होते हैं, छात्र भी संदेश को ग्रहण करते हैं जब एक टीचर लेक्चर देता है। श्रोता जब एक पाठक जो होता है कुछ मतलब बोलता है या पढ़ता है तो श्रोता उसको सुनते हैं। दर्शक गण जो होते हैं जब कोई नृत्य वगैरह होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसको देखता है। ठीक है, तो यानी कि संदेश ग्रहणकर्ता ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? फटाफट से आप बताएंगे शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। तो शाब्दिक संप्रेषण जो होता है मौखिक भी होता है और लिखित, दोनों प्रकार का शाब्दिक संप्रेषण होता है। एक तो आप बोल करके कम्युनिकेट करेंगे, एक लिख करके आप कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी के द्वारा, मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी के द्वारा किसका आदान प्रदान किया जाता है? तो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है और तथ्यों यानी कि जो डाटा होता है और जो सूचनाएं होती हैं उन सभी का आदान प्रदान किया जाता है मौखिक रूप से वाणी के द्वारा मौखिक संप्रेषण में। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे उपरोक्त दोनों का। अगला प्रश्न है अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत क्या आता है? देखिए वाणी संकेत यानी कि जो वाणी का संकेत होता है वो आता है, इशारा। इसके अलावा चक्षु संपर्क, चक्षु माने होता है आंख, आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट जिसको आप बोलते हैं। आपके मुख की मुद्रा यानी मुख का हाव भाव जो होता है, और स्पर्श संपर्क यानी छू करके आप जो है बातचीत करें, तो वो सब अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे किनके लिए संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है, बताएं। किनके लिए संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है, फटाफट से आप बताएंगे। बधिरों के लिए यानी जो एक प्रकार से कम सुनते हैं, या गूंगों के लिए? तो गूंगा और बहिरे दोनों के लिए संप्रेषण जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों के लिए। अगला प्रश्न है अशाब्दिक संप्रेषण में कितने प्रकारों का प्रयोग किया जाता है? अशाब्दिक संप्रेषण में किन प्रकारों का प्रयोग किया जाता है? देखें चक्षु संपर्क यानी आई कांटेक्ट का, मुख मुद्राओं का और वाणी संकेतों का, इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न लोक संप्रेषण में किन सामानों का प्रयोग किया जाता है? तो लोक संप्रेषण में आप देखेंगे टेलीविजन का, रेडियो का, समाचार पत्र का, इन सभी का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ किसमें होता है? तो लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ होता है राष्ट्र के विकास में और राष्ट्र के निर्माण, दोनों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है संप्रेषण की मुख्य बाधाएं कौन सी होती हैं? संप्रेषण की मुख्य बाधाओं में खराब स्वास्थ्य अगर आपका है तो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। शोर और अदृश्यता है तो भी, भौतिक असुविधाएं, ये सब एक प्रकार से संप्रेषण की बाधाओं में शामिल है। संप्रेषण की बाधाओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो संप्रेषण की बाधाओं को 3 वर्गों में आप बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फिश बाउल चर्चा में शामिल है, बताएं। फिश बाउल चर्चा में क्या शामिल है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। फिश बाउल चर्चा की अगर बात की जाए तो फिश बाउल चर्चा में प्रतिभागी जो होते हैं घेरे में बैठ करके किसी विचार पर मतलब किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी को फिश बाउल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। समूह चर्चा में पहला चरण क्या होता है? तो समूह चर्चा का पहला चरण होता है दूसरे के दृष्टिकोण को सुनना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से समूह चर्चा में आइस ब्रेकर की क्या भूमिका होती है? तो आइस ब्रेकर की समूह चर्चा में भूमिका होती है मैत्रीपूर्ण वातावरण को बनाना। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य होता है आपसी निर्णय और समाधान पर पहुंचना, ये प्राथमिक उद्देश्य होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न समूह चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जाता है। तो समूह चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन उनके सुनने का कौशल और उनकी भागीदारी कितनी है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कौशल है?
तो समूह चर्चा में अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है एक प्रमुख कौशल माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस किस प्रकार की समूह चर्चा में प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत अनुभवों एवं राय को साझा करते हैं? तो वाद विवाद में, पैनल चर्चा में और संगोष्ठी में, या फिर मानसिक उद्वेलन में? बताएं। तो मानसिक उद्वेलन में जो समूह होता है, तो मानसिक उद्वेलन की समूह चर्चा में प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत अनुभव और राय को साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक पैनल में चर्चा मतलब एक पैनल चर्चा में प्रतिभागी जो होते हैं किसी विशिष्ट विषय पर अपने विचार को साझा करते हैं। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से सीखने का स्थानांतरण है। सीखने का स्थानांतरण क्या है भैया? सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। देखें, जो है माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का पेपर है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। ध्यान रखें, कल आपका पेपर है और आज मैं ये मॉडल पेपर दे रहा हूँ आपको। बाकी राम मनोहर लोहिया के लिए और भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, MJPRU या अन्य विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम के संबंध में क्या कथन सही नहीं है इनमें से? देखें, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, अधिगम परिपक्वता है, अधिगम समायोजन है, तीनों बिल्कुल सही हैं। अधिगम सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति है, ये नहीं, अधिगम ज्ञान की प्राप्ति से आगे भी कुछ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सीखना क्या है? सीखना की अगर बात की तो सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है क्या? सीखना यानी अधिगम। अगला क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा अधिगम के प्रकार का कारण नहीं है? बताएं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो अधिगम के पठार का कारण नहीं विद्यालय का असहयोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार जो बनता है जो है वो कैसा बनता है? तो बनता है भैया थकान के कारण से बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है, तो दर्शाता है मतलब कि स्वतः पुनः प्राप्ति दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन से संचार की गतिशील प्रक्रिया मॉडल के प्रतिपादक कौन थे? तो संचार की गतिशील प्रक्रिया मॉडल के जो प्रतिपादक थे वो थे बर्लो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संगठनात्मक संचार के व्यवहारात्मक प्रक्रिया मॉडल का निर्माण किसने किया था? तो संगठनात्मक संचार के व्यवहारात्मक प्रक्रिया मॉडल का निर्माण किया था जॉन बेनबर्ग और विलियम चिलमेमोंट ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है किसके माध्यम मतलब किससे? तो प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर क्या होता है? संचार प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है, जब फीडबैक मिल जाता है तब। अगला क्वेश्चन से आदर्श संदेश को स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे दिया जाता है, मतलब उसे क्या जाता है? आदर्श संदेश को स्वरूप प्रदान करने के लिए उसको डिकोड किया जाता है। क्या करते हैं? डिकोड करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संदेह के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो संदेह के मतलब कि संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को संदेश कर ले यहाँ पर। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया जो होती है उसी को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फिडलर मॉडल संबंधित है किससे? फिडलर मॉडल जो है नेतृत्व से यानी लीडरशिप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्रभावपूर्ण संदेश के 7C यानी 7C में सम्मिलित नहीं है। तो प्रभावपूर्ण संदेश के 7C में उत्तर शामिल नहीं है, बाकी स्पष्टता, पूर्णता और संक्षिप्तता ये तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न, प्रभावपूर्ण संचार के प्राइड प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राइड प्रतिमान का प्रतिपादन जो किया था वर्धमान और वर्धमान ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 7C का प्रथम सिद्धांत है, 7C का प्रथम सिद्धांत है पूर्णता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से संदेश की पूर्णता के 5W में से नहीं है। बताएं, संदेश की पूर्णता के 5W में से क्या नहीं है? किसे नहीं शामिल है, बाकी कहाँ, कौन और कब शामिल है। अगला क्वेश्चन से प्रभाव संचार में आवश्यक तत्व तो नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रभाव संप्रेषण में आवश्यक तत्व तो जो है आपका अच्छा श्रोता और नम्रता, शारीरिक भाषा का उचित प्रयोग शामिल है। द्विअर्थी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रभावी संप्रेषण होता है, प्रभावी संप्रेषण जो होता है वो पूर्ण होता है, स्पष्ट होता है और संक्षिप्त होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी होता है। अगला क्वेश्चन से प्राइड प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया, मतलब कब किया गया था? प्राइड प्रतिमान का प्रतिपादन जो है 1973 में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से प्राइड में पी का मतलब क्या होता है? तो प्राइड में पी का मतलब होता है
पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो क्रेसमर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें एथलेटिक, एस्थेनिक और पिकनिक इस टाइप के उन्होंने बताए हैं, और एस्थेटिक नहीं बताया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और 4 प्रकार बताए क्रेसमर महोदय ने, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को मापने का विषयगत मूल्यांकन यानी परीक्षण जो है वो कौन सा है? टीएटी, बताएं। तो विषयगत मूल्यांकन परीक्षण, जिसको आप टीएटी बोलते हैं, व्यक्तित्व को मापने का थ्योमेटिक अप्रोसिएशन टेस्ट बोलते हैं, जिसको मार्गन एंड मुरे ने दिया था। तो बताएं, प्रश्न यह भी पूछता है कि टीएटी परीक्षण किसने दिया? तो मार्गन एंड मुरे ने दिया था। अब ये बताओ कि ये किसके मापन के लिए है? व्यक्तित्व को मापने का विषयगत मूल्यांकन परीक्षण टीएटी एक क्या है? तो टीएटी एक क्या है भैया? प्रक्षेपी तकनीक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है, बताएं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है? तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो होता है ये प्रक्षेपी परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रेसमर महोदय ने व्यक्तित्व प्रकारों का उल्लेख किया है कितने? 4 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया है क्रेसमर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछे कार्ल जुंग ने कितने व्यक्तित्व के प्रकार बताए? तो आप बताएंगे 2 प्रकार बताया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। व्यक्तित्व माप की बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको आप सीएटी बोलते हैं, ये विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये विधि दी गई थी बेलोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मार्गन और मुरे के द्वारा दी गई थी टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है। एमएमपीआई एक परीक्षण है जिसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो एमएमपीआई एक परीक्षण है, ये व्यक्तित्व मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व संरचना का आकलन करने एवं भावात्मक प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से जो रोसा इंक ब्लॉट परीक्षण है इसी का प्रयोग करते हैं, यानी कि हरमन रोसा के द्वारा दिया गया है, ठीक है। जो रोसा इंक मतलब कि जो शाही दबा परीक्षण है व्यक्तित्व को मापने का, वो हरमन रोसा ने दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक व्यक्तित्व का लक्षण है? आदरणीय, ये नकारात्मक व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अविश्वसनीय, अविश्वसनीय ही एक प्रकार से नकारात्मक व्यक्तित्व का लक्षण है। उद्देश्य और विचारशील, ये सब सकारात्मक व्यक्तित्व के लक्षण है। अविश्वसनीय नकारात्मक व्यक्तित्व का लक्षण है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो महत्वाकांक्षा शामिल है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मनोविक्षुब्धता एक व्यक्तित्व लक्षण है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, बताएं। तो मनोविक्षुब्धता एक व्यक्तित्व लक्षण है जो एक प्रकार से भावात्मक अस्थिरता की विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जो लोग सहमतता में उच्च होते हैं वे अधिक क्या होते हैं? तो जो लोग सहमतता में उच्च होते हैं वो अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सहमत होना एक व्यक्तित्व का गुण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण शामिल है? तो इनमें परोपकारिता शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ये कई बार प्रश्न परीक्षा में आए हैं, देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा आंखों से संबंधित अशाब्दिक संचार का अध्ययन करता है? तो आंखों से यानी आई कांटेक्ट के माध्यम से जब एक प्रकार से विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओक्यूलेसिक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी बिहारी का एक दोहा आपसे पूछा था कभी कभी कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैनन ही सौ बात। इसमें एक प्रकार से अशाब्दिक संचार का अध्ययन मतलब कि ये बताएं कि क्या होगा? हैपेटिक्स। तो हैपेटिक्स जो होता है वो क्या होता है भैया? हैपेटिक्स की अगर बात करें तो ये स्पर्श व्यवहार का अध्ययन करता है। हैपेटिक्स का स्पर्श विज्ञान का अध्ययन करता है। ओक्यूलिसिक्स जो है आई कांटेक्ट का अध्ययन करता है। क्रोमेटिक्स जो होता है रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान है, ठीक है। और क्रोनेमिक्स की बात की जाए तो ये जो है समय के प्रयोग से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ओक्यूलिसिक्स इसका लग जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान है? तो रंगों से संबंधित जो संप्रेषण विज्ञान है वो कौन सा है? रंगों से संबंधित क्रोमेटिक्स जो है रंगों से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समय के प्रयोग से संबंधित अशाब्दिक संचार है? समय के प्रयोग से संबंधित है क्रोनेमिक्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्रोनेमिक्स का उदाहरण है। क्रोनेमिक्स का उदाहरण इनमें से क्या है? कार्य का समय, बातचीत का समय और वेटिंग टाइम, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। क्रोनेमिक्स को भी कहा जाता है, क्रोनेमिक्स को समय भाषा कहते हैं।
गंध की भावना से जुड़े अशाब्दिक संचार को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं जो है फैक्टिक्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय संकेत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत दिवस जो होता है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है इनमें से? देखिए, सुनते समय सिर हिलाना ये सकारात्मक चेहरे का भाव है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इंटरव्यू के पहले चरण में, इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार, इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार से लेकर के प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, फटाफट से आप बताएंगे। इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार को उसके कौशल दक्षता के आधार पर चुनते हैं। बताएं किस कौशल दक्षता के आधार पर उसको चुनते हैं? तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू में ऐसा होता है। स्क्रीनिंग इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार को उसके कौशल दक्षता के आधार पर उसको चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑडिशन इंटरव्यू में उम्मीदवार की दक्षता को उसके सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव या फिर दोनों? तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के ज्ञान और अनुभव का एक प्रकार से उसके आधार पर परखा जाता है ऑडिशन इंटरव्यू में उम्मीदवार की दक्षता को। स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद होता है, बताएं। तो फॉलो अप इंटरव्यू जो होता है वो स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका वंशानुक्रम, पर्यावरणीय वातावरण और भौतिक वातावरण सभी एक प्रकार से उपयोगी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण ही प्रारंभ होता है कहाँ से? परिवार से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, परिवार से। ठीक है, परिवार में ही एक प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब कंपनी में तुरंत कोई भर्तियां नहीं होती हैं तो किस प्रकार का इंटरव्यू होता है? तो जब कंपनी में तुरंत कोई भर्तियां नहीं होती हैं तो किस प्रकार का इंटरव्यू होता है? तो सूचना परक इंटरव्यू होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, बताएं प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलें, प्रश्न है, श्रवण काफी हद तक एक व्यक्ति की किस आदत पर निर्भर करता है? तो श्रवण जो होता है वो उसकी जानने की इच्छा पर एक प्रकार से डिपेंड होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? तो बात बंद करना, ठीक है, प्राप्त करना और प्रतिक्रिया करना या गलत व्याख्या करना? तो इनमें से जो है देखिए, बात बंद करना, प्राप्त करना और प्रतिक्रिया करना ये सुनने की प्रक्रिया के चरण में शामिल है। गलत व्याख्या करना ये शामिल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसमें श्रोता स्वयं को वक्ता के स्थान पर रखता है? बताएं इनमें से किसमें श्रोता स्वयं को वक्ता के स्थान पर रखता है? तो सहानुभूतिपूर्वक सुनने, एक प्रकार सुनने में सहानुभूतिपूर्वक सुनने वाले जो श्रोता होते हैं वो स्वयं को वक्ता के स्थान पर रखते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त श्रवण के सभी घटक हैं, किसके अतिरिक्त? तो देखिए, सुनना, उपस्थित रहना और सावधान रहना, समझना और याद करना ये एक प्रकार से मतलब अतिरिक्त श्रवण के घटक हैं। ठीक है, ये मतलब कि ये सब श्रवण के घटक हैं, जबकि प्रतिक्रिया करना श्रवण का घटक नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संवाद श्रवण को इस रूप में भी जाना जाता है? संवाद श्रवण को सक्रिय श्रवण के रूप में जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रवण का प्रकार जिसमें हम ध्वनियों में अंतर समझना सीखते हैं वो एक प्रकार से क्या है? भेदभावपूर्ण सुनना। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रत्येक संदेशवाहन का प्रारंभ विचारों से होता है, या कथन किसका है? बताएं। तो प्रत्येक संदेशवाहन का विचार प्रारंभ जो होता है विचारों से होता है, इसको रैंडाल ने कहा था। समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही आधा आधा निवारण होता है, किसने कहा था? जॉन डीबी ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, या कथन किसका है? या कथन थियो हैमन का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। संदेशवाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, समितियों और भावनाओं का विनिमय है, यह कथन कहा था न्यूमैन और समर ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संप्रेषण के संबंध में गलत है। संप्रेषण देखें, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया भी है और एक प्रबंधकीय प्रक्रिया भी है ये। ठीक है, सॉरी, सतत एक मतलब कि यह एक मार्गी प्रक्रिया नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, यही गलत है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर भी वही प्रश्न आपसे पूछा गया, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। देखिए, संप्रेषण क्या है? सतत प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया और प्रबंधकीय प्रक्रिया। उपरोक्त तो सभी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा
व्यवहार को क्रियान्वित किया जाता है, व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है और परिवर्तनों को लागू किया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, संदेश वाहन का क्रम होता है। संदेश वाहन का क्रम होता है अधोगामी और ऊर्ध्वगामी, दोनों होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है। संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान लिखित, सांकेतिक, मौखिक सब हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं, 2 कम से कम तो होने चाहिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न है, संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी बात में परिवर्तन करना है। यह प्रतिकूल प्रवृत्ति को समाप्त करना है। यह किसका कथन है? ये अर्नेस्ट डेसल का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से संप्रेषण का उद्देश्य क्या नहीं है? देखें, नीतियों का मतलब कि प्रभाव उत्पादन करना, ये है सही सूचनाओं को एवं संदेशों का प्रेषण करना और मधुर औद्योगिक संबंध, ये सब संप्रेषण के उद्देश्य होते हैं। जबकि भ्रम उत्पन्न करना संदेश का उद्देश्य, मतलब संप्रेषण का उद्देश्य नहीं होता। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, बायोडाटा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भेजा जा सकता है? तो बायोडाटा आप जो है फैक्स भी कर सकते हैं, मेल और ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर को, उपयुक्त सभी माध्यमों से आप भेज सकते हैं। सीबी शब्द किससे बना हुआ है? देखिए, सीबी शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। करिकुलम बीटी सीबी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। लैटिन भाषा का शब्द है करिकुलम बीटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा का घटक नहीं है? तो रुचि जो है ये बायोडाटा का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर को। बाकी संपर्क जानकारी, कौशल और शिक्षा ये शामिल है। अगला क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि आप इस अनुभाग को शामिल करें ताकि नियोक्ता देख सके कि आप नौकरी पर रखने लायक हैं कि नहीं हैं। तो आपका कौशल यानी आपकी स्किल उस पर डिपेंड मतलब होती है कि आपको नौकरी पर रखा जाए कि नहीं। अगला प्रश्न, बायोडाटा का उद्देश्य क्या होता है? बायोडाटा का उद्देश्य होता है कौशल, अनुभव और उपलब्धियों के बारे में स्वविज्ञापन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से क्या बायोडाटा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो आप जो है इसमें अतीत में आपके नियोक्ताओं के साथ, दूसरे नियोक्ताओं के साथ आपकी समस्याएं क्या रही हैं उसको आप अपने बायोडाटा में ना लिखें, ठीक है, ज़्यादा बेटर माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, मौखिक संचार की प्रभावशीलता वक्ता की उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। बताएं, मौखिक संचार की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा में उपयोग करने की क्षमता, सरल भाषा का उपयोग वक्ता कितना अच्छा कर पाता है उसी पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मौखिक संचार में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखता है वो क्या रखता है? मौखिक संचार में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसे कैसे कहते हैं, किसी बात को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है? तो बातचीत करना ये मौखिक संचार के अंतर्गत है। किसके? मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार की विशेषता नहीं है? मौखिक संचार की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, मौखिक संचार की विशेषता है पूछा जा रहा है। देखिए, तत्काल प्रतिपुष्टि यानी तत्काल एक प्रकार से फीडबैक मिल जाता है मौखिक संचार में, ये इसकी विशेषता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश विरोधाभासी होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोग इस पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं अधिकांश लोग? तो वो अशाब्दिक संदेश पर विश्वास करते हैं। सी ऑप्शन। हमारा ड्रेस कोड जो है वो अशाब्दिक संचार का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अशाब्दिक संदेश देना, अशाब्दिक संदेश देना सहज होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, अशाब्दिक संचार में शामिल नहीं है। अशाब्दिक संचार में शामिल नहीं है, देखिए मूक, इशारा और स्थानीय शामिल है जबकि शब्द नहीं शामिल है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं है? अशाब्दिक संचार के तत्व में क्या नहीं आता? हाव भाव आता है, व्यक्तिगत उपस्थिति भी है, आंखों से संपर्क, ये सब अशाब्दिक संचार के तत्व में शामिल आपके हैं, जबकि वक्ता का नाम शामिल नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अशाब्दिक संचार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अशाब्दिक संचार के संबंध में, अशाब्दिक संचार उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो लोगों के बीच मूक और शब्दहीन संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है ये। इसके अलावा दूसरा आपको दिया गया, अशाब्दिक संचार संदेश के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करता है। बिल्कुल करता है, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप दोस्तों के साथ
तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आप दोस्तों के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? इंटेंस्ड मैसेजिंग का प्रयोग करेंगे, ईमेल भेजेंगे, या यूजनेट या ब्लॉग। तो आप इंटेंस्ड मैसेजिंग का प्रयोग करेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित यानी भेजा जाता है? तो ईमेल संदेश जो होता है वो पैकेट्स के रूप में भेजते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क जो है ये सब कंप्यूटर कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईमेल का वह भाग जिसमें आप वास्तविक सामग्री को लिखा जाता है, बताएं। ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री को लिखा जाता है उसको बोलते हैं बॉडी ईमेल की। मेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं? तो सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? इनमें से ईमेल क्लाइंट कौन सा है? आउटलुक जो है ईमेल क्लाइंट के रूप में जाना जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ईमेल पते के पहले भाग की पहचान है। ईमेल पते के पहले भाग की पहचान उपयोगकर्ता का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, वह संग्रहण क्षेत्र जो किसी खाते की सभी मेलों को संग्रहित करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मेल बॉक्स बोलते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग करें ताकि आपको ईमेल पते को याद ना करना पड़े? ठीक है, तो किसका प्रयोग करना चाहिए उस दौरान? एड्रेस बुक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सब्जेक्ट यह बताता है कि मेल किस बारे में है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संचार में उपयोग किए जाने वाले उपक्रम यानी जो उपक्रम माप होती है उसकी अवधारणा किसने दी थी? तो उपक्रम माप की अवधारणा जो है ये अनुक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुक्रम से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क नहीं है? इनमें से सोशल मीडिया नेटवर्क कौन सा नहीं है? ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सब सोशल मीडिया नेटवर्क हैं। ईबे नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छोटी बातचीत होती है, छोटी बातचीत जो होती है वो अनौपचारिक होती है, उसमें कोई बात मतलब ये नहीं होता कि भाई ऐसे बात करना वैसे बात करना, एक संबंध बनाने की पहल होती है छोटी बातचीत, तो अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल जो है टॉकिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें करना सीखने से क्या लाभ है? छोटी छोटी बातें करना सीखने से लाभ होता है सामाजिक कौशल का विकास होना और संबंध बनाने में सहायक होना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, छोटी बातचीत से संबंधित कला में सम्मिलित है। छोटी बात से संबंधित कला में सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना, ओपन एंडेड प्रश्नों को पूछना और हास्य का प्रयोग करना, ये सब छोटी बातचीत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? तो देखें, शिक्षण संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है, पहला विद्यालय मतलब विद्यार्थियों की कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की संकोचशीलता को दूर किया जाए। और तीसरा होता है विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु प्रेरित किया जाए। तो ये सब शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, 16 व्यक्तित्व कारक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? तो 16 व्यक्तित्व कारक रेमंड कैटल के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व स्वप्रतिवेदन मापक का एक उदाहरण है? तो स्वप्रतिवेदन मापन का एक उदाहरण है MMPI, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि मिनीसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची को बोलते हैं MMPI। अगला क्वेश्चन से, सिगमंड फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है, व्यक्तित्व का कार्यपालक अहम कहलाता है। नैतिकता के सिद्धांत पर कौन काम करता है? नैतिकता के सिद्धांत पर अहम काम करता है, यानी कि सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन से, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों के द्वारा, विद्यालय से प्राप्त अनुभव के द्वारा और परिवार, इन सभी के द्वारा बच्चे के विकासशील व्यक्तित्व जो होते हैं प्रभावित होते हैं। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, व्यक्तित्व के TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको मार्गन एंड मोरे ने दिया था, उसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें 30 कार्डों का प्रयोग किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर के निष्कर्ष निकाला जाता है? तो होती है समाज मिति विधि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? तो 3 अंग बताए हैं व्यक्तित्व के सिगमंड फ्रायड ने, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, बी ऑप्शन। सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। व्यक्तित्व पर जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? तो स्प्रेंगर महोदय ने व्यक्तित्व को समाजशास्त्रीय आधार पर बांटा है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है। अमानवीय व्यवहार से युक्त जो व्यक्तित्व होता है उसको तामसी व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? व्यक्तित्व के वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किया था पाइन और टेंडलर महोदय ने। डी ऑप्शन राइट आंसर का, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, व्यक्तित्व को बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में किसने बांटा है? तो कार्ल जुंग ने बांटा है दो प्रकार से। अगला प्रश्न है, हरमन रोसा का जो शाही धब्बा परीक्षण है उसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले यानी शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया? तो हरमन रोसा ने दिया। शाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 10 कार्ड हैं कुल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व के निर्धारक घटक। व्यक्तित्व के निर्धारक घटकों में परिस्थितिगत, सांस्कृतिक और जैविक के सभी घटक शामिल हैं। डी ऑप्शन। जैविक घटकों में सम्मिलित नहीं है। जैविक घटकों में आपका वंश परंपरा, शारीरिक लक्षण और मस्तिष्क की योग्यता शामिल है, जबकि सांस्कृतिक घटक नहीं शामिल है। अगला प्रश्न, व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसने दी है? तो बेलिंगटन ने परिभाषा दी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी कारपोरेट संगठन के लिए उपयुक्त ड्रेस है? कारपोरेट संगठन के लिए उपयुक्त ड्रेस होती है व्यवसाय की औपचारिक ड्रेस जो होती है, फॉर्मल ड्रेस, वही पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को इंटरव्यू के समय किस प्रकार के जूते पहनने चाहिए? तो आगे से अंगूठे बंद वाले जूते जो होते हैं वो पहनने चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों को बेल्ट के रंग का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। तो पुरुषों को बेल्ट का रंग जो है एक प्रकार से चूज करते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि बेल्ट का रंग जूते के रंग से बिल्कुल मिलता जुलता हो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ग्रूमिंग को किसका विस्तार कहा जा सकता है? तो व्यक्तिगत ग्रूमिंग को व्यक्तिगत स्वच्छता का विस्तार आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वह विज्ञान जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की दैनिक देखभाल से संबंधित है क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की दैनिक देखभाल से संबंधित है उसको व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर को प्रतिदिन के प्रयोग के द्वारा स्वच्छ रखा जाता है। किसके प्रयोग के द्वारा? साबुन और पानी के प्रयोग के द्वारा स्वच्छ रखा जाता है। अगला प्रश्न, दांतों को स्वस्थ बनाना तथा श्वास को दुर्गंध रहित रखना क्या कहलाता है? तो दांतों को स्वस्थ बनाना और श्वास को दुर्गंध रहित रखना, इसको ओरल हाइजीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सांस को बदबूदार होने से कैसे रोका जा सकता है? तो श्वास को बदबूदार होने से माउथ वॉश करके आप रोक सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता का एक प्रमुख तत्व कौन सा है? व्यक्तिगत स्वच्छता का एक प्रमुख तत्व है साफ सफाई रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरुषों के लिए कमीज शर्ट के संबंध में क्या उपयुक्त नहीं है? देखिए, आप कॉलर के बटन तक बटन बंद करें, बिल्कुल ठीक है। पूरी बाही की कमीज पहने और हल्के रंग की प्लेन कमीज पहनना ज़्यादा बेटर होता है। चेक और गहरे रंग पैटर्न की कमीज पहनना ये एक प्रकार से उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, पुरुषों के लिए कैसा ट्राउजर यानी पैंट उपयुक्त होता है? तो पुरुषों के लिए सफ़ेद मतलब कि जो है क्या होता है, जो आपका सादा और प्लेन ट्राउजर होता है उपयुक्त होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुरुषों के लिए किस प्रकार की जुराबें उपयुक्त नहीं होती हैं? तो सफ़ेद जुराबें पुरुषों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन से, वेशभूषा में स्त्रियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? वेशभूषा में स्त्रियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो माना जाता है भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार के वस्त्र माने जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से स्त्रियों को किसे पहनने से बचना चाहिए? तो उनको कढ़ाई वाली जो साड़ियाँ होती हैं उनको पहनने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इन मतलब इंटरव्यू वगैरह के जाते समय। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता जो होती है वो स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहार के संबंध में सही जानकारी ही आत्म जागरूकता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण होती है? आत्म जागरूकता इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह बेहतर निर्णयन और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है आत्म जागरूकता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, और मानव संबंधों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। जिस व्यक्ति की बुद्धि सामान्य से कम होती है वह इनमें से किस प्रकार के काम से कम उबता है? तो बार बार होने वाले काम से कम उबता है जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा के अंतर्गत आएगा? बताएं। तो इनमें से शक्ति का उद्देश्य जो होगा दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा के अंतर्गत आएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? बताएं।
इनमें से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो वंशानुक्रम, परिवार और संस्कृति सब प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तनाव से कैसे निपटता है? तो एक व्यक्ति तनाव से नियमित अभ्यास करके, नियमित व्यायाम करके निपटता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अनुवांशिकी और पर्यावरण कैसे परस्पर क्रिया करके व्यवहार और विकास को प्रभावित करते हैं? इसका अध्ययन क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं जो है एपिजेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सी बाधा तब उत्पन्न होती है जब लोग अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के होते हैं? तो उस दौरान सांस्कृतिक बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बाधा का उदाहरण है? तकनीकी बाधा का, देखिए डिकोडिंग चरण में बाधाएं जब आती हैं तो तकनीकी बाधा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, संचार बाधाएं हैं। संचार बाधाएं जो होती हैं वे बाधाएं होती हैं जो किसी संदेश को समझने में बाधा डालती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरणीय बाधाएं जो होती हैं वो भौतिक शोर के समान होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संचार बाधा नहीं है इनमें से, तो आदत कोई संचार बाधा नहीं है। शारीरिक बाधा, संस्कृति बाधा और भाषाई बाधा, ये सब संचार की बाधाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संचार की बाधा नहीं है? संचार की बाधा कौन नहीं है भैया? वित्तीय बाधा संचार की कोई बाधा नहीं, बाकी पारस्परिक बाधा, संगठनात्मक बाधा और भाषाई बाधा, ये सब मतलब भाषाई बाधा, संगठनात्मक बाधा और पारस्परिक बाधा, ये सब हैं बाधाएं संचार में। अगला प्रश्न, संचार में संक्षिप्ताक्षर के प्रयोग से किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है? संक्षिप्ताक्षर मतलब जो होता है कि आप जो एक प्रकार से क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जो फुल फॉर्म वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बोला, जैसे पार्थिव पटेल को आप पीपी बोलते हैं, ठीक है। उसमें बैठते हैं आकाश चोपड़ा और सब जब कमेंट्री करते हैं तो आप देखें पीपी जी, पीपी तो पीपी माने पार्थिव पटेल, गौतम गंभीर को जी जी बोलते हैं, तो ये सब इससे क्या उत्पन्न होता है? ये संक्षिप्त अक्षर होते हैं। तो संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से क्या होता है? भाषाई ये बाधा उत्पन्न होती है संचार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भौतिक अवरोध है। भौतिक अवरोध जो होता है एकांत भंग, शोर और कम रोशनी, ये सब भौतिक अवरोध में आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भावात्मक अवरोध है। भावात्मक अवरोध क्या होता है? भावात्मक दृष्टिकोण, समय पूर्व मूल्यांकन और सूचना की कम अवधारणा, ये सब भावात्मक अवरोध के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अधीनस्थों से संबंधित अवरोध है। अधीनस्थों से संबंधित अवरोध कौन सा है भाई? इनमें से देखिए, उचित प्रेरणा का अभाव, संप्रेषण की अरुचि और सुरक्षात्मक संप्रेषण, ये तीनों अधीनस्थों से संबंधित अवरोध माने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संप्रेषण में ये सब अवरोध आते हैं। संप्रेषण के प्रति अनिच्छा एक प्रकार है। संप्रेषण के प्रति अनिच्छा व्यक्तिगत बाधाओं का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित हैं। शाब्दिक कठिनाइयाँ जो हैं ये अस्पष्ट व्यक्त संदेश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद जो है वो शब्दार्थ अवरोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है। तो प्रतिष्ठात्मक संबंध जो होता है ये संगठनात्मक अवरोध से संबंधित है। प्रतिष्ठात्मक संबंध जो है ये संगठनात्मक अवरोध से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन से अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है। अपरिपक्व मूल्यांकन भावात्मक दृष्टिकोण से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक भाषा संबंधित है किससे? शारीरिक भाषा व्यक्तिगत अवरोध से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगभग आप लोगों ने 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।